कहानी की शुरुआत में देखते हैं लिली को, जहाँ पर फुजीन कहता है कहा जाता है कि ब्लड के ड्रॉप को मोल की तरह यूज किया जाता है डेथ पर्सन के ऊपर, ताकि आपका प्यार आपके साथ हमेशा के लिए रह सके। इसके पास वो ड्रॉप को गिराता है और सोचता है लिली तुम चाहे जियो या मरो, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं हो सकता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और यहाँ पर लिली की आत्मा सारी बातें देखती है, कहती जीते जी भी तुमने मुझे अपने पास कैद रखा और मरने के बाद भी मेरा पीछा छोड़ना नहीं चाहते। अभी बॉडीगार्ड्स कहते मिस्टर शू आ चुके हैं। वो चिल्लाती अंकल, कहती फुजीन मेरे अंकल को जाने दो कि वो तो उसे देख ही नहीं पाता। सोचता लिली क्या तुम मुझे याद कर रही हो, डोंट वरी, इसे खत्म करने के बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हारा बदला। वो कहती है क्या? वो गुस्से में गन को रखता है और कहता है शू मैंने कभी लिली के ऊपर अपनी उंगली भी नहीं उठाई और तुमने उसे मार डाला। वो कहते इम्पॉसिबल, मेरे अंकल ऐसा नहीं कर सकते। बैक में देखते हैं जहाँ पर लिली के हादसे के बाद तो किसी अनजाने शख्स ने उसकी जान ली थी और वो मिस्टर शू थे। वापस शू डरते कहता है मिस्टर फू प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने शैन फैमिली को बचाने के लिए सब कुछ किया, मुझे पैसे चाहिए थे। वो कह दिया अच्छा, मेरी प्रॉपर्टी के लिए इसने मेरी जान ली। वो बोलता तुम्हें तुम्हारी फैमिली से बहुत ही प्यार है ना, ठीक है तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी फैमिली को भी मैं तुम्हारे पास भेज दूंगा। और शू का तो दी एंड कर देता है। फिर आगे कहता है लिली मैंने सबसे बदला ले लिया है और पेट्रोल को उठाता है। वो देखकर कहती मैंने फुजीन को हमेशा कितना गलत समझा, हमेशा उससे मैं दूर भागती रही जबकि यही मेरा सच्चा प्यार था। और यहाँ पर वो तो लाइटर को ऑन करता है, कहता है लिली मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। वो रोते कहते तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें इसे जीना होगा, पर वो तो कुछ कर ही नहीं पाती। और यहाँ पर वो तो आग लगा देता है और जाकर लिली के साइड में वो सो जाता है। उसकी यहाँ पर डेथ हो जाती है। कहते हैं हमें कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन तभी लिली की तो यहाँ पर आंखें खुलती है, उसे पता चलता है कि उसका तो रीबर्थ हो चुका है। सोचती आज तो वही तारीख है जब मेरी और फू की शादी होने वाली थी और मैं भाग आई थी। और सोचती फुजीन चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारा साथ तो कभी नहीं छोड़ूंगी और शैन फैमिली की हालत में तो मरने से भी बदतर बना दूंगी। और तभी वहाँ फू फैमिली का बटलर आता है, कहता है मैम को शादी की पार्टी नहीं करनी तो फिर ठीक है, मास्टर ने कहा है कि वो छोटी सी शादी भी कर सकते हैं। और ये रहा शादी के बदले अनलिमिटेड ब्लैक वाला कार्ड और डाउरी के तौर पर मैंशन। मिस्टर शू तो काफी हैप्पी होते हैं। उनकी बेटी शानी सोचती सारी अच्छी चीजें हमेशा उस चुड़ैल को क्यों मिल जाती है। और अंकल आंटी के मन में तो काफी लालच आ रहा होता है, कहते ठीक है हम इसे रख लेते हैं। तभी लिली कहती अंकल आंटी ये प्रॉपर्टी फू ने मुझे दी है तो फिर ये मेरी हुई ना। आंटी कहती लिली तुम इतनी जग कैसे गई। वो कहते क्यों जग नहीं सकती। और सोचती इसने मुझे सीढ़ियों से धक्का मारा था ताकि फू फैमिली की प्रॉपर्टी को आज ले सके। और इस लालची अंकल ने तो मेरे ग्रैंडपा के हॉस्पिटल को भी बेच दिया। मेरे नाम पर हमेशा फुजीन से पैसे ऐंठते रहे, पर इस लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होगा। दुखे में तुम्हारा हाल क्या करती हूँ। अंकल कहते एक्चुअली तुम्हें कोमा था ना 3-4 दिन से, इसलिए हमने सोचा कि हम तैयारी कर लेते हैं शादी की। वो बोलती ठीक है और कहती बटलर ये सब चीजें तो बहुत ही ज्यादा हो चुकी हैं, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। वो तो हैरान, कहते हैं क्या। लिली कहते क्यों तुम्हें चाहिए क्या। वो कहते ऐसी बात नहीं है, पर शादी के बाद तुम्हें कुछ तो मिलना चाहिए ना। ठीक है इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं इसे रख लेती हूँ, पर डाउरी के बदले डाउरी तो देनी पड़ेगी ना। अरे मुझे याद आ गया, ग्रैंडपा ने मरने से पहले मेरे नाम पर बड़ा सा अस्पताल किया था ना, उसे वापस मांगती है। ठीक है अंकल कहते फू फैमिली इतनी रिच है, उसे तुम्हारी प्रॉपर्टी की क्या जरूरत है। वो तो मना करते कि तभी वहाँ पर फुजीन आता है, कहता है तुमने सही कहा, पर मेरी बीवी ने जो मांगा उसे वो तो मिलना चाहिए ना। लिली तो उसे देखते रह जाती है और पास्ट की बातों को याद करती है, कहते खुद से सॉरी फू, मैं अपनी पिछली लाइफ में तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाई। भागते पास जाती उसकी आंखों में तो पानी होता है। वो कहता है क्या बात है कि हम दोनों पहली बार मिल रहे, तुम इतना मुझे क्यों घूर रही हो, डर लग रहा है ना मुझसे। वो कहती नहीं तो, मैं एक्साइटेड हो गई तुम्हें देखकर। वो सोचता ये तो मुझे पसंद नहीं करती ना, तो फिर इसे आज क्या हो गया है। तभी लिली कहती अंकल आंटी डाउरी के तौर पर आप सब मुझे फू फैमिली को देने के लिए मेरा अस्पताल वापस करोगे, जितना जल्दी हो सके उतना। अंकल कहते हैं ठीक है और कहते फू शादी करने चले। वो सोचता है पहले तो शादी करने से मना कर रही थी, आज इसे क्या हो गया, क्या कोई चाल चल रही है। कहते अंकल आंटी मैं फू फैमिली की प्रॉपर्टी लेकर तो जा रही हूँ, और मेरी प्यारी बहन शानी तुमने गलती से मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया था ना, लेकिन डरो मत, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। और चले जाते आंटी चिल्लाती मेरे पैसे और मेरा अस्पताल मुझे नहीं दूंगी, समझे तुम।
शहनी कहती हाँ डैडी ऐसा कैसे हो सकता है। वो कहते अगर मैं उसकी बात ना मानता तो उसे लगता कि मैं उसकी प्रॉपर्टी के लिए उसके पीछे पड़ा हूँ। आंटी कहते हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और फिर रात को तो काफी तेज बारिश होती है। वो फू मैंशन में होती, भागते हुए जाती है फू के पास। रोती कहती बटलर ने मुझे बताया कि फिर से तुम्हारी बीमारी वापस आ गई। फूजिन तो यहाँ पर खुद को ही चोट पहुँचाता है, चिल्लाता है तुम्हें किसने कहा अंदर आने को, निकले यहाँ से कि उसके हाथों में तो चोट लग जाती है। और याद करती है कि जब भी फूजिन खुद को चोट पहुँचाता था वो तो चुपचाप देखकर चली जाती थी। यहाँ पर सर कहती मैम मैं आपसे भीख मांगती हूँ। सर को फिर से पैनिक अटैक आ रहे, प्लीज आप उन्हें बचा लो, उन्हें आप शांत करवा सकती हो, उन्हें बस प्यार चाहिए। वो कहते तो फिर ठीक है उसे वैसे ही मरने दो। वापस कहती खुद से इस बार मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। वो तो लिली को देखता है कि तब भी उसे तो अपने बचपन की बातें याद आ जाती हैं। उसने अपनी माँ की डेथ को देखा था और यहाँ पर उसे धक्का मारता है। वो कहते फूजिन डरो मत, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। वो तो गला पकड़ता है, कहता है मैंने कहा ना कि तुम जाओ यहाँ से, तुम क्यों नहीं जा रही। वो कहती प्लीज शांत हो जाओ। यहाँ पर उसे तो किस करती है और किस करते करते उसे वो पिंच कर देती है निडल से। वो कहता खुद से मैं होश में कैसे आ गया, क्या ये मेरी एंटीडोज है। कहता मेरे पास आओ। वो कहते नहीं तुम पहले शांत हो जाओ। कि वो तो उसे किस करना स्टार्ट ही कर देता है। वो कहते मुझे पहले फूजिन को शांत करवाना होगा कि वो तो किस करते चाहता है कि वहाँ पर तो दादाजी आ जाते हैं। कहते क्या हो रहा है और बोलते हैं सॉरी मैंने देखा नहीं। वो कहता है दादाजी आप क्या कर रहे हो। वो कहते हैं मुझे फिक्र थी कि तुम कहीं ज़्यादा खुद को चोट ना पहुंचा लो, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है, मैंने आकर यहाँ पर गलती की। वो कहती है ग्रैंडपा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस फूजिन को ठीक कर रही थी। वो कहते हैं क्या तुम इसे ठीक कर रही थी। बटलर आज के नए ज़माने की ट्रीटमेंट तो काफ़ी एडवांस हो चुकी है ना। वो तो शाफिल करती कहती ऐसी बात नहीं है। वो हंसते कहते हैं मैं तो मजाक कर रहा था, पर फूजिन ठीक तो है ना। वो कहते ग्रैंडपा देखो ना फूजिन मुझे ट्रीटमेंट करने नहीं दे रहा इसका। ग्रैंडपा चिल्लाते हैं क्या मैं तुम्हारी कुटाई कर दूं। तुम जानते हो मेरी बहू कितनी स्मार्ट है, इसने चाइनीज मेडिसिन में PhD कर रखी है। फूजिन अगर तुमने लिली की बातें नहीं मानी ना तो फिर मैं तुमसे अपने सारे रिश्तों को खत्म कर दूंगा। वो बोलता है ठीक है मैं आपकी सारी बातें मानता हूँ, अब जाकर आप सो जाओ, बाय गुड नाइट। और ग्रैंडपा तो यहाँ पर काफी हैप्पी होते कि फूजिन और लिली के बीच में सब कुछ ठीक हो चुका है। बटलर कहता है जब भी मास्टर बीमार होते उन्हें तो डॉक्टर भी कंट्रोल नहीं कर पाते, पर मिस लिली ने तो उन्हें पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। और यहाँ लिली तो फूजिन के नहाने का वेट करती है, उसे देखती है कहती कमाल है ना, मैंने फूजिन के इतनी अच्छी बॉडी को नोटिस कैसे नहीं किया, ये तो चलता फिरता माल है। उसके मुंह में तो पानी आ जाता है। वो कहता है तो क्या जी भर के देख लिया। वो कहती नहीं, कहती मेरा मतलब हाँ देखो मैं कुछ नहीं सोच रही थी। वो कहता है मैंने कब कहा कि तुम कुछ सोच रही थी, पर तुम्हारे नाक से खून क्यों आ रहा है। वो कहती एक्चुअली आज का मौसम काफ़ी गर्म है ना, बस इसलिए और कुछ नहीं। देखो मेरे गलत इरादे नहीं थे। कि वो तो उसे पकड़ता है, कहता है बताओ तुम्हारी वजह मुझे अप्रोच करने की। वो याद करती फूजिन की बातें, तुम मरो या जियो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और कहती मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ, बस इसलिए मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ। यह उसे बात याद आती है जहाँ पर लड़के चिढ़ाते हैं तेरे बाप ने तेरी माँ को तो छोड़ दिया, अब तो तू बिन बाप की औलाद है, लाइफ टाइम तक तो अकेला रहने वाला है। और कहते हैं तू लूजर है। उसके सिर में तो यहाँ पर काफी तेज पेन होता है। वो कहती तुम पहले आराम करो। और यहाँ पर वो तो उसका इलाज करती है। वो सोचता है क्या लिली सच में मुझसे प्यार करती है, मैं भरोसा करूँ उस पर। फिर अगली सुबह तो फूजिन के डैड और उसकी स्टेप मॉम आती हैं। देखकर लिली सोचती इन्होंने पिछले लाइफ में तो फूजिन की प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली थी ताकि अपने बेटे तियांग को दे सके, पर अब ऐसा नहीं होगा। स्टेप मॉम कहती सोकर उठने का टाइम है, कब से हम तुम्हारा वेट कर रहे थे। डैड कहते हैं पापा ये लड़की मेरी बहू बनने के लायक तो नहीं है। लिली कहती मेरा घर है, मैं जब चाहे सो सकती हूँ, जब चाहे उठ सकती हूँ, मेरे हस्बैंड को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी बातों से। डैड तो गुस्सा करते, माँ कहती शांत हो जाओ, ये लड़की छोटे घर से है ना इसलिए ऐसी बातें कर रही है। वो कहते अच्छा आंटी आप कौन से बड़े घर से, सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हो। डैड गुस्से में कहते अभी की अभी अपनी सासू मॉम से माफी मांगो। तभी फूजिन कहता है वो माफी नहीं मांगेगी, तुम सब डिजर्व नहीं करते। और लिली को पकड़ता है, कहता याद रखना कि तुम फू फैमिली की यंग लेडी और मेरी बीवी हो। ग्रैंडपा के अलावा इस घर में तुम किसी की भी इज्जत मत करना, जितनी चाहे उतनी इंसल्ट करो। डैड कहते कितना बदतमीज बेटा है मेरा, तुम्हारी माँ को तुम्हारी फिक्र थी इसलिए हम तुम्हें चेक करने आए थे। फूजिन कहते मेरी माँ को 20 साल पहले तूने मार डाला और अब तू मेरे बाप कहलाने के लायक तो बिल्कुल नहीं है। अपनी लवर को लेकर तू यहाँ से जा सकता है।
वो चिल्लाते, अपने बाप से ऐसी बातें करते हैं। जैसी माँ वैसा बेटा, दोनों के दोनों बदतमीज और मारने जाते हैं कि तभी लिली बीच में आ जाती है। कहती, मिस्टर फू, मेरा पति फू ग्रुप का ऑनर है और इस पर हाथ उठाना आपको बहुत ही महंगा पड़ेगा। दम है नुकसान सहने की और हाथों को तो खींच देती है। ग्रैंडपा सोचते हैं लिली तो कमजोर दिखती है पर वो काफी स्ट्रांग है। डैड कहते हैं हमारी फू फैमिली के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। ग्रैंडपा कहते हैं बस बहुत हुआ, लिली ने कल रात को फूजिन को संभाला था, तुम्हें तो उसे थैंक यू बोलना चाहिए और तुम गुस्सा कर रहे हो। और नाश्ता करने के लिए इनवाइट करते हैं और चले जाते हैं। डैड कहते हैं मुझे यहाँ पर नहीं रुकना। फूजिन कहता है ठीक है, इन सबको बाहर का रास्ता दिखा दो और जाते घर की सफाई कर देना, जगह काफी गंदी हो चुकी होगी। वो गुस्सा करते हैं कि माँ कहती है वो आपसे छोटा जान दो, हम घर चलते हैं। और फू को देखकर सोचती है चाहे जो हो जाए फू फैमिली का ऑनर तो मेरा बेटा तियांग बनेगा। आगे लिली कहती जाने भी दो, गुस्सा करना बंद करो, चलो नाश्ता करते। वो कहता है तुम आगे से उन सबको भाव मत दे। और तभी यहाँ पर हम तो किसी अनजान मैन को देखते हैं। कहता है चाहे जो हो जाए फूजिन पर नजर रखो और बताओ क्यों क्या कर रहा है, हर एक पल की मुझे खबर चाहिए। फिर आगे फूजिन तो अपने ऑफिस का काम कर रहा होता है कि वहाँ पर चुपके से तो लिली आ जाती, उसका पेन गिर जाता है कि वो तो भागने की कोशिश करती। वो कहता है रुको। तो फिर मैडम कहाँ जा रही हैं, तुम मुझसे भाग रही हो ना। वो कहती ऐसी बात नहीं, मैं तो शॉपिंग पर जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। कि वो तो उसे अपना अनलिमिटेड बैलेंस वाला ब्लैक कार्ड देता है। कहता है जितनी चाहो उतनी शॉपिंग करो। वो कहती क्या तुम भूल गए, ग्रैंडपा ने मुझे डाउरी के तौर पर कितने पैसे दिए, मैं तो उसे ही नहीं खर्च कर पाऊंगी, इसका मैं क्या करूंगी। वो बोलता है पर बीवी को तो अपने पति के पैसों से ही शॉपिंग करनी चाहिए, रख लो इसे। वो सोचती क्या ये जेलस हो गया, फिर से किस कहती। कहती ठीक है रात को मिलते हैं, बाय। कि वो तो सोच में पड़ जाता है। तभी सेक्रेटरी कॉल करता है। कहता है जैसा कि आपने सोचा था मिस लिली का कोई पीछा कर रहा है, आपके माफिया वर्ल्ड के दुश्मन। वो कहता है लिली की सिक्योरिटी को बढ़ा दो। और यहाँ पर कैफे में लिली की बेस्टी कहती तूने शादी अपनी मर्जी से की है ना। वो कहती हाँ मैं फूजिन से प्यार करती हूँ, डोंट वरी सब कुछ ठीक है। बेस्टी कहती पर चाहे जो हो जाए मुझे सारी बातें सच बताना, अगर उसने तुझे परेशान किया ना मैं तो उसे मार नहीं सकती पर मैं उसकी हल्की सी पिटाई तो कर ही लूंगी ना। और बता दें कि लिली का अंकल तो अपने अस्पताल को फिर से खरीदने की तैयारी कर रहा है जो उसने बेचा था। कि तभी वो किसी मास्क पहने मैन को नोटिस करती है और कहती मैन तो कब से मेरा लगता है पीछा कर रहा है। और बोलती बेस्टी लगता है मैं अपनी कार की चाबी फिटिंग रूम में भूल गई, प्लीज तू लेके आ जाएगी। वो कहते तू कितनी भुलक्कड़ है ना, ठीक है लेकर आती हूँ। उसके जाते लिली तो वहाँ से भागती, गुंडे उसके पीछे तो भागते हुए जाते कि सामने तो कार आ जाती और उसमें बैठ जाती है और वो गुंडे उसका पीछा करते हैं। और यहाँ पर असिस्टेंट कहता है बॉस ऑर्डर क्या है। वो कहता है जो भी लिली का पीछा कर रहा है ना वो जिंदा नहीं बचना चाहिए, सारी कहानी खत्म करो। तभी लिली कहती सेक्रेटरी से हमारा पीछा कौन कर रहा है। वो कहता है हमें नहीं पता, बॉस के दुश्मन हो सकते हैं पर हमारे बॉडीगार्ड्स यहाँ पर है। वो कहते कितने। वो कहता है कुल 20 होंगे। वो कहती क्या इतने सारे। और सोचते गुंडे तो इतनी आसानी से मारने नहीं वाले, मुझे कुछ प्लान तो बनाना होगा। और कहती सामने वाली कार को ठोको। सेक्रेटरी कहता है क्या। वो कहती मैंने कहा वैसा करो कि यहाँ पर वो तो हिट करता है कार से बाहर। गुस्से में तो मुंह आता है, चिल्लाता है मैंने कहा कि बाहर निकलो, कि गुंडे तो वहाँ से भाग जाते हैं। और सेक्रेटरी कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मैं कितनी भरपाई करूँ। वो कहता है तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ, तुम्हारी औकात है मुझे पे करने की। वो कहता है तुम अपनी हद में रहो। तभी वो लिली को देखता है, कहता है नॉट अ बैड। हाँ इसे कहो कि एक रात के लिए मेरे साथ में सो जाए, मुझे भरपाई नहीं चाहिए। वो कहता है मिस्टर मो जबान संभाल के बात करो, तुम्हारी औकात नहीं है इनका नाम लेने की। वो कहता है अच्छा तो फिर देखते। और लिली को टच करता कि वो तो उसके हाथ को पकड़ती है। कहते तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई तो मैं ही सिखा देती हूँ। और यहाँ पर एक लगा ही देती है, लगाती है दूसरा। और वो हाथ उठाने जाता है कि वहाँ पर फुजिन तो उसे किक मारता है। कहता हिम्मत कैसे मेरी वुमेन को टच करने की, लगता है कि तुम जी के थक चुके हो। वो डरता है, कहता है मिस्टर फू ये आपकी बीवी है। तुरंत घुटने पर बैठकर माफी मांगना तो स्टार्ट कर देता है। कहता है प्लीज मुझे जिंदा रहना है, मुझे जिंदा छोड़ दो। वो कहता है सेक्रेटरी मो फैमिली को कॉल करो और कह दो कि आज से फू और मो फैमिली के सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते हैं। किसका रोना धोना मिस्टर फू, प्लीज मुझे माफ कर दो। कि सेक्रेटरी उसे लेकर चला जाता है कि शानी तो यहाँ पर छुपती है कि मो तो उसका ही बॉयफ्रेंड था और उसने बताया था उसे लिली को सबक सिखाने के लिए। फिर लिली कहती मुझे तो फू के सामने सॉफ्ट हार्ट की बनना है ना, क्या करूँ। और कहती है भगवान मुझे चक्कर आ रहे हैं, पता है मैं कितना डर गई थी। वो कहता है सॉरी मेरी गलती। वो कहती ठीक है तुम्हें माफ किया। लेकिन तभी यहाँ पर वो तो बेहोश हो जाती है, उसके पैरों में तो चोट आई होती, घर पर वो तो पट्टी लगाता है।
कि तभी सेक्रेटरी कहता है बॉस मुझे माफ़ कर दो, अगली बार से ऐसा कुछ नहीं होगा। फुजीन कहता है पहला और आखिरी मौका दे रहा हूँ तुम्हें, वरना मैं तुम्हें धक्के मार के निकाल दूंगा। तो वो गुंडे कौन थे पता चला। वो कहता है हाँ, गुंडों को तो किसी ने भेजा था, लेकिन वो अपने ऑनर के बारे में नहीं जानते, उन्हें बस मिस लिली का पीछा करने के लिए पैसे मिले थे। वो कहता है और मो कहाँ पर है? और यहाँ पर मो के तो हाथ पैर बंधे होते हैं। वो कहता है तुमने इन हाथों से मेरी बीवी को टच किया था ना। उसके हाथों पर पैर रखता है। वो तो दर्द में चिल्लाता है, वो रोता है, कहता है मिस्टर फू प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि वो आपकी बीवी है, वरना मैं ऐसा नहीं करता। फुजिन कहता है क्या माफी, पर वो तो मेरी डिक्शनरी में आता नहीं है। चलो हम गेम खेलते, तुम मुझे मार के दिखाओ, अगर तुम जीते तो फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। वो कहता है क्या मैं आपको मारूं, क्या मजाक है? वो कहता है मैं कभी मजाक नहीं करता। वो कहता है मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें 2 चॉइस देता हूँ, पहला कि तुम मुझे मारो और मुझसे जीत जाओ, या फिर दूसरा तुम्हें मार डालता हूँ। वो कहता है ठीक है, और माने जाता है कि फुजिन तो उसकी यहाँ पर कुटाई कर देता है, अच्छी खासी उसकी तो चटनी बना देता है, और वो तो बेहोश हो जाता है कि तभी सेक्रेटरी आता है, कहता है यंग लेडी आपसे मिलना चाहती हैं। वो कहता है उसे अंदर लेकर आओ। वो कहता है पर वो चिल्लाता है ना मैंने कहा कि लाओ, और सोचता है लिली तुमने देखा था ना जब मैं बीमार था तो मैं कैसा था, और अब तुम देखोगे कि मैं जब किसी की पिटाई करता हूँ तो मैं कैसा होता हूँ, क्योंकि यही तो मेरी दुनिया है और मैं तो किसी पर भी तरस नहीं खाता, मैं तो क्रूर हूँ ना। तो फिर देखता हूँ जाने के बाद तुम मेरे साथ कैसे खड़े रहती हो। और कहता है क्या बात है? वो कहती तुम्हारी दवाई लेने का टाइम हो चुका है। वो कहता है क्यों, तुम्हें डर नहीं लग रहा? वो कहती नहीं, मैं तो बस तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ, मुझे डर किस बात का, तुम्हारे हाथों में दर्द तो नहीं हो रहा ना पिटाई करके। वो तो हैरान हो जाता है, सोचता है लिली मुझसे चाहती क्या है। और यहाँ पर शाइन फैमिली में मिस्टर मो चिल्लाते हैं शाइनी तुम्हें पता था ना कि लिली मिस्टर फुजिन की वाइफ है, तो फिर तुमने मो को बताया क्यों नहीं, तुम कार से उतरी क्यों नहीं? वो कहती मैं शॉक हो गई थी और बेहोश हो गई थी, और तब तक मो की तो कुटाई हो चुकी थी। वो कहते हैं झूठ बोलना बंद करो। मिस्टर मो चिल्लाते शान अगर मेरा बेटा मेरे हाथ सही सलामत वापस नहीं आया ना तो फिर मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। और यहाँ पर फुजिन तो लिली का इलाज करती है, कहती लगता है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। उसके हाथों पर मेडिसिन लगाती, कहती है फुजिन हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे चाहे जो हो जाए। फिर आगे आधी रात को देखता है कि वो तो उसके साइड में सोई हुई है, और यहाँ पर वो उसे बेड पर सुला देता है कि वो तो उसे पकड़ती, कहती मत जाओ, और किस करते तो सो ही जाती है। कि वो कहता लिली इस बार तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ, पर अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। फिर अगली सुबह कहती मेरा फोन कहाँ गया? उसका हाथ तो फुजिन के शर्ट में होता है कि वो उसे हटाता है, कहता है लिली तुम्हें क्या कर रही हो? वो तो शौक, कहती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और हम दोनों यहाँ पर? वो बोलता है बताओ तुम क्या कर रही थी? वो कहती देखो मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हें ऐसे वैसे टच नहीं कर रही थी, मैं नहाने जा रही हूँ। वो कहता है रुको, हम दोनों साथ में भी तो नहा सकते हैं ना। वो कहती मतलब? वो कहता है तुम मेरी बीवी हो, क्या मैं तुमसे कुछ पा नहीं सकता? और यहाँ पर वो तो उसे किस करता है, इनका प्यार तो यहाँ पर चालू हो जाता है। फिर आगे दादाजी कहते हैं ये सूप काफी हेल्दी, इसे अच्छे से पीना, फिर तुम दोनों मुझे अच्छा सा छोटा सा मोटा सा ग्रैंड चाइल्ड तो दे सकते हो ना। उसे तो सूप से रख जाता है। तभी फुजिन कहता है दादाजी आप कितने दिनों तक मेरे साथ यहाँ पर रहने वाले हो? वो कहते क्या तुम मुझे यहाँ से भगा रहा है? वो बोलती दादाजी ऐसी बात नहीं, ये भी तो आपका घर है ना। फुजिन तो मजाक कर रहा था, अगर इसने आपको भेजा ना तो मैं इसे यहाँ से भेज दूंगी। दादाजी कहते हैं मेरी बहू कितनी अच्छी है ना, मेरे पोते से भी अच्छी। कि तभी वहाँ पर तो नौकर आ जाता है, कहता है शाइन फैमिली आपसे मिलना चाहते। लिली तो अकेले घर जाने की जिद करती है। फिर आगे आंटी कहती लिली तुम हमसे मिलने के लिए कितना ज्यादा भाव खा रही हो। लिली कहती काम की बात कहो। शाइनी बोलती लिली तुम ज्यादा भोली मत बनो और मो को तुम जल्द से जल्द रिहा कर दो। लिली कहती अरे मो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? तुम्हारे लिए तो काफी बुरा फील हो रहा है, ढूंढते ढूंढते तुम्हें मो ही मिला। पर जाने भी दो, तुम दोनों की जोड़ी तो काफी परफेक्ट है ना, जितना घटिया वो उतना घटिया तुम। कि अंकल कहते हैं लिली तुम काफी ज्यादा बदतमीज हो गई हो शादी के बाद। वो कहती मैंने बातें तुम सबसे सीखी है। आंटी तो गुस्सा हो जाती, उस पर हाथ उठाने जाती कि वो तो रोक लेती, कहती ये मत भूलना कि मैं फू की बीवी हूँ, जिंदा रहना चाहती भी हो कि नहीं। तुम सबने मुझे घर की नौकरानी बना के रखा, हमेशा मुझ पर कितने अत्याचार किए, क्या तुम भूल चुकी हो? वो कहते हैं
वो सब तो पुरानी बातें हैं ना, हम तो सुधर चुके हैं। वो कहते अच्छा तो फिर अस्पताल के बारे में बताओ। वो तो पहले अस्पताल देने से मना करते पर फिर मान जाते हैं और कहते हैं फुजीन तो लिली के साथ हम मना नहीं कर सकते और डोंट वरी मो के बाहर आ जाने के बाद तो शैनी उसे शादी कर लेगी और हमें वो फैमिली की पावर मिल जाएंगी और यहाँ पर काफी हैप्पी होते हैं। फिर आगे लिली को तो उसकी प्रॉपर्टी वापस मिल जाती है। अंकल कहते अब तुम मो को तो छोड़ दोगी ना। वो मो को छोड़ने के बदले कहती कि मैं शान फैमिली से अपने सारे रिश्तों को खत्म करती हूँ कि वो तो इस बात को मानने से मना करते हैं। वह कहती तुम सबको साइन तो करना पड़ेगा, आज से मैं तुम दोनों की भतीजी नहीं हूँ। कि वो तो धमकी देते हम मीडिया में जाके कह देंगे कि तुम अमीर बनने के बाद अपने अंकल आंटी को भूल चुकी हो, तुम्हारी इंसल्ट करेंगे, फिर वो फैमिली की कितनी बदनामी हो जाएगी ना। तभी फुजीन आता है, कहता है कि इसमें हिम्मत मेरी बीवी की इंसल्ट करने की और फू फैमिली की। वो कहते हैं मिस्टर फू आप यहाँ कैसे। फुजीन कहता है मैंने कहा मेरी वाइफ जो कहेगी बस वही होगा, उसने जो बोला उसे करो। कि अंकल तो साइन कर देते हैं और कहते लिली अब तुम मो को छोड़ सकती हो ना। वो कहती तुम अब मेरे अंकल नहीं हो तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं। और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर आगे लिली कहती है फुजीन तुम्हें लगता है क्या मैं बहुत ही कोल्ड हार्ट की हूँ। वो कहता है बिल्कुल नहीं, याद रखना तुम जो चाहे कर सकती, तुम्हारे साथ में फू फैमिली है यानी कि मैं हूँ। वो तो हैप्पी होती कहती थैंक यू, उसे किस करती है कि वो तो उसे गोद में उठाता है। वो कहती क्या कर रहे हो। वो कहता है रूम में चले, मुझे तुम पर प्यार आ रहा है। फिर आगे तो मो के ग्रैंडपा आ जाते हैं। तभी लिली आती कहती जिशी यहाँ पर क्या कर रही और याद करती है, जहाँ पर जिशी कहती मैं तो फुजीन की चाइल्डहुड की स्वीटहार्ट हूँ, तुम फू फैमिली की यंग लेडी बनने के काबिल तो बिल्कुल नहीं हो। मैं फू को जानती हूँ, बस तुम्हारे साथ में प्ले कर रहा है, तो होशियारी दिखाओ और जल्द से जल्द फू फैमिली को छोड़ के चली जाओ। वो कहती पिछली लाइफ में इसने मुझे तो काफी भड़काया था, अब तो मैं इसे नहीं छोड़ने वाली। और मिस्टर मोशिन तो ग्रैंडपा से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो तो मो को जाने दे। ग्रैंडपा कहते हैं ये तो मेरे पोते फुजीन और बहू लिली का है, हम बड़ी इसमें कुछ नहीं कह सकते। ये कहती मैंने सुना था कि तुमने शादी तो कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर की है, लगता है कि बात सही है, तुम्हें देखने से तो लगता है कि तुम किसी कंट्री साइड की गर्ल हो। ग्रैंडपा कहते जीसी तुम कैसी बातें कर रही हो। कि लिली कहती है, लिली कहती मानती हूँ कि मैं लो बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन तुम भी तो कोई हाई फाई दिखाई नहीं दे रही ना। वो तो काफी गुस्सा हो जाती है, कहती सच में ये तो गांव की गवार है। तभी फुजीन कहता है मैं तुम्हें साफ साफ कह देता हूँ कि लिली मेरी बीवी है और तुम इससे तमीज से बात करो, एक और शब्द कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो कहती फुजीन मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। वो कहता है मेरी बीवी से माफी मांगो। वो कहती क्या मैंने तुमसे कितने सालों प्यार किया और तुम मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकते हो। फुजीन कहता है तुम मेरी बीवी के सामने ऐसी बातें कैसे कर सकती हो, तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें थोड़ी भी संस्कार तमीज या शर्म नहीं सिखाया। वो तो गुस्सा करती ग्रैंडपा कहते हैं जिशी भूलो मत हम यहाँ पर क्यों आए हैं। तभी उनका बेटा कहता है मिस्टर फू प्लीज मेरे बेटे को माफ कर दो, मैं माफी मांगता हूँ। वो तो टीको लेता है, वह कहते थैंक यू सो मच और यहाँ पर वो उसे चेक देते हैं। कहते मेरे बेटे को छोड़ने के बदले वो तो उस चेक को जला देता है और फिर अपने स्टाइल में वो तो सिगरेट को जलाता है और गुस्से में कहता है तो क्या 50 लाख देकर तुम मेरी बीवी की इंसल्ट को मुझसे खरीदना चाहते हो। उसने मेरी बीवी को टच करने की कोशिश कैसे की। वो तो डरता है, कहता है मिस्टर फू मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। ग्रैंडपा कहते प्लीज इसे एक चांस तो दे दो। फुजीन बोलता ठीक है मेरी बीवी जो कहेगी वही होगा। लिली तुम क्या चाहती हो। वो कहती है मो फैमिली जानती है कि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो मुझे मो फैमिली का रोजी अस्पताल चाहिए। वो तो काफी शौक हो जाते, सोचते वो अस्पताल तो वही है जिससे मेरी सबसे ज्यादा कमाई होती है। कि फ्यूजन बोलता है क्या बात है, शर्त मंजूर नहीं है। वो कहते ऐसी बात नहीं और यहाँ पर हॉस्पिटल देने के लिए तो राजी हो जाते हैं। वो कॉल करता है, कहता है मो को जाने दो। तभी यहाँ पर जिशी लिली से अकेले बात करने के लिए कहती है। वो कहती ठीक है। वो सोचती देखो अब मैं तुम्हारा क्या हाल करती। दोनों सीढ़ियों के पास जाते हैं। लिली कहती यहाँ पर मैं तो अकेली हूँ, तो फिर नौटंकी करना बंद करो और पॉइंट की बात कहो। जिशी कहते तुम मेरे सामने ज्यादा होशियार मत बनो। तुम्हें क्या लगता है कि फुजीन तुमसे प्यार करता है, आज नहीं तो कल वो तुम्हें फेंक ही देगा। वो कहती अच्छा तुम्हारे पास दिमाग है भी कि नहीं, तुमने अभी सुना ना फुजीन ने तुम्हें कितना डांटा था और वो भी किसके लिए, मेरे लिए। वो कहती मेरा मजाक मत बनाओ, मैं शादी बस अपने ग्रैंडपा और तुम्हारी माँ की कसम की वजह से की थी।
वरना वो तुमसे शादी कभी नहीं करता। वो कहती पर देखो ना, उसने मुझसे शादी भी कर ली है और हाँ, हम साथ में भी सो चुके हैं। कि वो तो गुस्सा हो जाती और मारने जाती कि आने की आवाज सुनती और कहती देखो अब मैं तुम्हारा क्या करती हूँ, और गिरने का नाटक करती कि तभी लिली उसका हाथ पकड़ लेती और वो ही गिरने जाती कि फुजीन तो उसे पकड़ लेता है। सब तो भागते आते हैं। लिली कहती ग्रैंडपा इसमें जिशी की गलती नहीं थी, मैं तो खुद से गिर गई। जिशी कहती नौटंकी करना बंद करो, मैंने इसे धक्का नहीं दिया था, ये खुद से गिरी। फुजीन कहता है अपनी बकवास बातें बंद करो, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। बोलता है ठीक तो होना। कि वो कहती मेरा विश्वास करो मैंने कुछ नहीं किया। लिली तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? वो कहती हाँ मैं खुद से गिर गई थी, इसे कुछ मत कहो। वो कहती सारी बातें झूठ है। कि आगे ग्रैंडपा कहते प्लीज मेरी पोती को माफ कर दो, उसमें अब तक बचपना है। दादाजी कहते ठीक है पर इससे मेरी बहू से माफी तो मांगनी पड़ेगी ना। ग्रैंडपा कहते जिशी तुम इससे माफी मांगो। वो तो चुप होती है। कि वो कहता है मेरे पास माफी मंगवाने के और मुंह खोलने के दूसरे भी रास्ते हैं, मैं ट्राई करूं। वो कहती मिस लिली आई एम सॉरी। लिली बोलती ठीक है पर इस बात को याद रखो कि मैं मिस लिली नहीं हूँ, मेरी शादी फुजीन से हो चुकी है, तो फिर मैं तो मिस फू हूँ ना, तो आज से मुझे मिस फू कहना। और वो सब तो चले जाते। फिर आगे लिली कहती है मैंने मो फैमिली से पंगा किया ना, कि तुम्हारे बिजनेस पर इसका असर तो नहीं पड़ेगा। वो कहता है क्यों, तुम अब मुझसे बातें क्यों कर रही हो, लेट नहीं हो गया? वो कहती सॉरी मैंने अभी सोचा तुम्हारा उनसे बिजनेस चलता है ना। वो बोलता है मैं जानता हूँ कि स्टूडियो से तुमने गिरने का नाटक किया था, पर तुम्हारी ऐसी करने की कोई तो वजह होगी। वो कहती थैंक यू मुझे समझने के लिए। वो कहता है वेलकम। लेकिन इसके बदले और किस करने जाता है कि तभी वहाँ पर तो सेक्रेटरी आता है। कहता है कंटिन्यू करो मैं जाता हूँ। कि वो कहती है रुकिए आप बातें करो, और चली जाती है। सेक्रेटरी कहता है मो के डैड ने अस्पताल तो मिस लिली के नाम पर कर दिया है। वो कहता है ठीक है मो फैमिली पर नजर रखो। यहाँ पर फिर से हम उस अनजान शख्स को देखते हैं। सेक्रेटरी कहता है मिस्टर फुजीन ने मो को तो छोड़ दिया है पर उसका हाथ हैंडीकैप हो चुका है और वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। फिर आगे देखते हैं फुजीन के स्टेप ब्रदर तियांग को स्टेप मॉम कहती हैं तुम कितने सालों बाद चाइना वापस आए हो, तुम्हें फू फैमिली के बिजनेस को अच्छे से संभालना होगा। तियांग कहता है माँ डोंट वरी, फू का जो कुछ भी है सब कुछ मेरा होने वाला है और मैं सब कुछ तो ले ही लूंगा उससे। वो कहती यही हुई ना मेरे बेटे वाली बात। फिर आगे फुजीन और लिली तो अपने मैरिज का सर्टिफिकेट लेते हैं, दोनों की ऑफिशियली शादी हो जाती है। वो कहती है मैं तो बहुत ही खुश हूँ, है कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। वो कहता है अच्छा तो फिर मैं कंफर्म कर देता हूँ। और किस कहने चाहता है कि वो कहती रुको हम तो बाहर है ना। वो कहता है पर हम लीगली मैरिड है ना। कि वो कहती देखो तुम्हारा फोन बज रहा है। सेक्रेटरी कहता है अर्जेंट काम है। फिर आगे वो तो घर आ जाता है। कहता लिली सो रही है चुप रहो। सेक्रेटरी बताता है मो तो अस्पताल में भर्ती है और आपकी स्टेप मॉम उससे मिलने गई थी। वो कहता है उन सब पर नजर रखो। वो बोलता है और जिस रात आपकी मॉम की डेथ हुई थी और वहाँ की केयर टेकर गायब हो गई थी वो हमें वापस मिल चुकी है। वो कंट्री साइड में रहती है। वो कहता है मुझे पता था कि मेरी माँ खुद की जान नहीं ले सकती, किसी की साजिश होगी, सारी बातें पता करो। और यहाँ पर जिशी मिलने जाती शैन फैमिली में और यहाँ पर लिली को बर्बाद करने की बातें करते हैं। अंकल कहते इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। वो कहती मेरी फू से शादी होने के बाद मैं तुम्हें तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी वापस कर दूंगी। वो कहते मुझे क्या करना होगा। वो बोलते तुम्हें पता है ना कि जिशी की बेस्टी कौन है। ताकि लिली तो भागते हुए अस्पताल जाती है जहाँ पर उसकी बेस्टी का तो हादसा हुआ होता है। कहती तू ठीक तो है ना, तूने मुझे बताया नहीं, तेरे साथ इतना कुछ हो गया। वो कहती मैं ठीक हूँ, छोटी मोटी बातें तो होती रहती। वो कहती झूठी। वो कहते गुस्सा मत कर। वो कहती बस कर, मैं हेल्दी खाना बना के लाती हूँ और पहले चल चेकअप करवाते हैं। और वहाँ पर उन पर तो कोई गुंडा नजर रखे होता है। घर पर फुजीन आता है। सर्वेंट कहती है मैम तो अपने बेस्टी से मिलने अस्पताल गई हैं। सेक्रेटरी कहता है बॉस मैंने अपने बॉडीगार्ड्स को अस्पताल के चारों तरफ लगा दिया है, उन्हें कुछ नहीं होगा। वो बोलता ठीक है ऑफिस चलो। अस्पताल में तो बेस्टी को नुकसान पहुंचाने को डॉक्टर के भेस में आता है और आवाज को सुनते ही वहाँ पर तो छुप जाता है कि लिली को तो शक होता है यहाँ पर कोई आया था। और बेस्टी को उठा के वहाँ से वो तो बाहर लेकर जाती कि बाहर डॉक्टर भी आ जाता है। वो उसे पकड़ लेती, कहती बताओ तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा था। कि वो तो हमला करने जाता है। वो कहती मैं तो अपनी निडल घर ही भूल गई। उसका गला पकड़ता है कि तभी बेस्टी चिल्लाती लिली कि उसका ध्यान हटता है और लिली उसे मारते हुए जाती है उसके पास। क्यों गुंडा आता है। वो कहती है मैं वो फैमिली की ऑनर हूँ और फू तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो कहता है आई डोंट केयर, मुझे तो पैसे मिले। कि बेस्टी बीच में आ जाती है कि वो तो उसे धक्का मारता है। वो उसके पास जाती है। वो कहता है अब तुम्हारी बारी। कि तभी वहाँ पर तो फुजीन उसे किक मारता है और नाइफ को उठाता है। चिल्लाते हैं आज तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला और मारने जाता है। कि वो कहती रुको तुम किसी को ऐसे नहीं मार सकते।
पहले हम बेस्टी को संभालेंगे, इसे तो मैं देख लूंगी, इसे फू फैमिली ले चलो। फिर आगे वो तो उस पर नाइफ रखता है, कहता है बताओ तुम्हें यहाँ किसने भेजा था। वो कुछ भी बताने से तो मना करता है, कहता है मुझे मार भी डालोगे तो भी मैं कुछ नहीं कहूँगा। वो मारने जाता है कि वहाँ पर तो लिली आती। वो कहता है तुम यहाँ कैसे, ये कुछ बताने वाला नहीं है। वो कहती मैं ट्राई करूँ और नाइफ को लेती है, कहती है पता है मैं भी एक डॉक्टर हूँ और मैं जानती हूँ कि बॉडी के किस पार्ट में सबसे ज़्यादा पेन होता है, और जोर से नाइफ उसके शोल्डर पर मारती है। वो तो पेन में चिल्लाता है, कहती बताओ तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा। वो कहता है शैन फैमिली ने। लिली सोचती है शैन फैमिली अकेले तो ये सब कुछ नहीं कर सकती, कोई ना कोई उसके साथ में तो जरूर होगा, और बोलती है उसे कॉल करो और कहो कि तुमने मुझे मार दिया। वो उसे कॉल करता है, कहता है लिली तो मर चुकी है। फिर आगे उसकी बॉडी को देखने के लिए शैनी वेयर हाउस आती। वहाँ पर तो कोई नहीं होता कि वहाँ पर लिली बॉडीगार्ड्स के साथ आती, कहती चौंक गई ना। वो कहती क्या तुम जिंदा हो, और तुम तो मर गई थी ना। वो काफी डर जाती। वो कहती हाँ उसने तुमसे मेरे कहने पर झूठ बोला था, और बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ते हैं। वो उसे चोट पहुंचाती, कहती तुम्हारा मेरा हिसाब तो बराबर होना चाहिए ना, तुम मेरा हाथ जलाती थी ना खाना बनाते समय, और ये तुमने जानबूझकर नाइफ मेरे पैरों पर गिरा दिया था, और ये मुझे पानी में ढकेलने के लिए। वो कहती प्लीज मुझे माफ कर दो। लिली कहती तुमने मुझे चोट पहुंचाई, पर तुमने मेरी बेस्टी को भी चोट पहुंचाने की कोशिश की, मैं तुम्हें माफ तो नहीं कर सकती। तुम्हें बहुत ही शौक है ना जान से खेलने का, तो फिर ठीक है इसे ले जाकर सांप के पिंजरे में डाल दो। तभी बॉडीगार्ड कहते हैं मैम हमने तो वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया। वो कहती इसे शैन फैमिली को सेंड करो, इसे कहते जैसे को तैसा। और बाहर सेक्रेटरी कहता है बॉस अंदर मैम कहीं अनस्टेबल होगी तो हम जाके उन्हें चेक करें। कि वो तो लिली की बातों को याद करता है, कहता है नहीं उसे खेलने का मन है, खेलने दो, नहीं हुआ तो हम जाएंगे। कि वहाँ पर तो लिली आती है, आते से पकड़ लेती, कहती मैं काफी थक चुकी हूँ। वो कहता है घर चले। और यहाँ पर तो अपनी बेटी शान्या की वीडियो देखकर माँ तो काफी रोती है, चिल्लाती देखा तुम्हारी भतीजी ने मेरी बेटी के क्या हालत की है। कि वो तो उसे हिट करते, कहते हैं तुम माँ बेटी ने मुझे बर्बाद कर दिया है। वो चिल्लाती मुझे मारने से अच्छा तुम जाकर लिली को क्यों नहीं मारते, मेरी बेटी मुझे वापस चाहिए। और यहाँ पर उसे मारते कि तभी वहाँ पर तो इनकम टैक्स के ऑफिसर आ जाते हैं, कहते आपकी कंपनी को किसी ने रिपोर्ट किया है। उसे जेल लेकर जाते हैं। और स्टेप मॉम तो यहाँ पर पागल हो जाती, कहती क्या पूरी शैन फैमिली की प्रॉपर्टी मेरी हो गई, पति भी गया और बेटी भी। फिर आगे रात को लिली को तो सपना आता है जहाँ पर तियांग ने तो फुजिन को पकड़े रखा है और कहता है मैं इसे जान से मार डालूंगा। फुजिन तो लिली के पास आता है कि तियांग फिर से फुजिन को मारता है। वो तो काफी डर जाती और सेक्रेटरी कहता है बॉस मैंने शैन फैमिली का काम तो तमाम कर दिया है, कल उन सब की बैंकरप्ट होने की न्यूज तो आ ही जाएगी। लेकिन सारी बातों के पीछे उनके साथ भी कोई मिला है, उसके बारे में हमें पता नहीं चल पाया। वो कहता है मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम मेरे आसपास के सारे बॉडीगार्ड्स को हटा दो, फिर वो आदमी खुद मुझ पर हमला करेगा और हमें पता चल जाएगा। वो कहता है मिस्टर फू आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको कुछ हो गया तो लेडी को क्या जवाब दूंगा। वो कहता है मैं तुम्हारा बॉस हूँ और मैं जैसा कहूँगा तुम्हें तो वैसा करना होगा। कि लिली सारी बातें सुनती है, कहती क्या कोई परेशानी। वो कहता है तुम सोई क्यों नहीं। वो कहती मुझे तुम्हारी बिना नींद कहाँ आती है। वो बोलता है बस थोड़ा सा काम बाकी है। वो कहती तो फिर ड्रिंक करे। फिर कहती पता है मैं कितनी लकी हूँ कि तुम मुझे मिले। वो कहता है कैसे। कि वो तो बातों को याद करती, कहती है तुम्हारे इतना प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। कहती मेरे पास एक सीक्रेट है। वो कहता है क्या, पति से कौन सा सीक्रेट होता है। वो कहती है बताती हूँ, पहले मुझे बेक तो करो। वो कहता है मैं इसकी जगह कुछ और भी तो कर सकता हूँ। वो कहती ठीक है रुको, एक्चुअली मैं तुमसे बहुत पहले से ही प्यार करती हूँ। वो तो हैरान होता है, कहता है तुम मुझे ध्यान से देखो और बताओ क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। वो कहती हाँ बहुत ही ज्यादा। कि यहाँ पर वो तो उसे किस करता है। वो कहती तो फिर तुम मुझे बताओ कि तुमने अभी सेक्रेटरी से कैसी बातें की थी, तुम्हारा कौन दुश्मन है। और यहाँ पर जी तो काफी गुस्सा होती है कि शैन का प्लान तो फ्लॉप हो गया। फिर आगे वो तो मीटिंग पर जाता कि कार में तो पहले से लिली बैठी होती है। कहती मैंने रात को बोला था ना कि मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगी। वो कहता है वाइफी फू फैमिली की पोजीशन को संभालना इतना आसान नहीं है, खतरों से तो खेलना पड़ेगा ना मुझे, पर कोई बात नहीं मैं मरूंगा नहीं, मैं जिंदा रहूंगा। वो कहती पर प्लीज मैं तुम्हारे साथ में जाना चाहती हूँ। यहाँ पर तो काफी जिद करती। वो कहता है ठीक है, पर तुम मेरी आंखों के सामने से एक टाइम के लिए भी दूर नहीं होगी। वो कहती है प्रॉमिस। फिर आगे वो तो अपनी फार्मेसी कंपनी के मेडिसिन को लॉन्च करता है कि वहाँ पर तो स्टेप मॉम और मो के डैड होते हैं। कहते मेरा प्लान तो तैयार है। तब एक मैन तो मेडिसिन को फेंकता है, चिल्लाता इसकी दवाइयाँ तो फेक होती है। कि यहाँ पर सेक्रेटरी तो एक मैन की पिटाई करता है,
कहता है बताओ तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा। और यहाँ पर लिली कहती तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि वो तो झूठे डॉक्यूमेंट्स को दिखाता है। कहते इस मेडिसिन को लेने से मेरी वाइफ की डेथ हो गई। कि वो तो दवाइयों के बोतल को उठाता है, बोलता है जैसा कि मैं दिखा सकता हूँ दवाइयों पर तो मेरी कंपनी का लेबल ठीक से भी नहीं लगा है और ये दवाइयाँ फेंके और प्रूफ को देता है। कहता है बता कि तुझे किसने कहा था ऐसा करने के लिए, वरना तू जिंदगी भर तो जेल में रहने वाला है। कि वो तो डर जाता है। कहता है मुझे मिस्टर मो के डैड ने कहा था। तभी मो तो काफी गुस्सा हो जाता है। कहता है आज तो मैं इसे मार ही डालूंगा और मारने जाता है कि फुजीन तो उसे ही गिरा देता है। कि लोग तो वहां से भाग जाते हैं। फुजीन कहता है मुझे मारने वाला अब तक तो पैदा नहीं हुआ। तुम्हारे ऐसा करने की वजह मो कहता है तुमने मुझसे मेरी पूरी प्रॉपर्टी छीन ली, मेरे बेटे को अपाहिज कर दिया, तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता। कि तभी लिली तो सिक लगा ही देती है और कहती बताओ कि तुम्हारे साथ में कौन मिला है। कि वो तो स्टेप मॉम की बातों को याद करता है कि फुजीन तो तुम्हारे बीवी और बेटे को मारना चाहता है, क्या तुम उससे बदला लेना नहीं चाहोगे। फुजीन कहता है मो ठीक है, तुम्हारे बुढ़ापे को देखकर मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। मैं चाहूँ तो एक पल में तुम्हारे पूरे कंपनी को ही गिरा सकता हूँ, पर तुम मुझे सच बता दो, मैं तुम्हें जीने का मौका तो दे ही दूंगा और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बीवी बच्चे रोड पर भीख नहीं मांगेंगे। वो कहते हैं मिस्टर फू प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझ के नहीं किया कि वहाँ पर स्टेप मॉम और डैड आ जाते हैं। डैड कहते क्या तमाशा लगा रखा है। स्टेप मॉम कहती हैं धीरे से कान में, तुम्हारी बीवी और बेटा मेरे पास है, मुँह खोला ना तो मैं उन्हें जान से मार डालूंगी। और कहते फुजीन आज की सारी बातें मीडिया में नहीं आनी चाहिए, वरना बिजनेस को कितना नुकसान होगा ना। वो बोलते तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाली। डैड कहते हैं वो तुम्हारी माँ है। वो कहते मैं जानता हूँ कि ये नहीं चाहती कि इसका सच यहाँ पर पता चले, इसलिए यहाँ पर नौटंकी करने आई है, तो फिर तुम सब निकलो यहाँ से। डैड कहते मैं तुम्हारा बाप हूँ, तमीज से बात करो। वो कहता है क्या तू मेरा बाप है। मेरी माँ तो 20 साल पहले मर गई, उसके साथ में मैंने अपने बाप की भी ग्रेव की जगह बना ही दी थी, बस मैं तेरा मरने का वेट कर रहा हूँ। वो तो काफी गुस्सा हो जाते, उन्हें हार्ट पेन होता है। तभी त्यांग कहता है डैड की हालत कितनी खराब है तू जानता है ना, फिर तू ऐसी बातें करना बंद कर। वो बोलता है तू होता कौन है मुझे बताने वाला। तू और तेरी माँ चाहे कितने भी कोशिशें कर ले फू फैमिली को कभी अपना नहीं बना पाओगे, तू बस एक घटिया पर्सन है। वो तो हंसता है, कहता अच्छा तो फिर तू कैसा पर्सन है। तेरी माँ ने तुझे पैदा तो किया पर तुझे छोड़कर वो मर गई। सुनते लिली एक तो लगा ही देती है। बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझे मारने की। वो कहती हाँ बॉडीगार्ड्स पकड़ो इसे। कि माँ तो चिल्लाती है मेरे बेटे को कोई टच नहीं कर सकता, कि बॉडीगार्ड्स तो उसे भी पकड़ लेते हैं। लिली कहती मैं तुम्हारे बेटे को बस थोड़ी सी तमीज सिखा रही हूँ, वो फैमिली में रहना चाहती हूँ तो फिर मेरी बात को सुनना पड़ेगा। और यहाँ पर वो तो तियांग को 3-4 लगा देती हैं। कहती मेरे पति से तमीज से बात करना समझे। तभी डैड चिल्लाते हैं बस बहुत हुआ, तुम अपने भाई के साथ में ऐसा कैसे कर सकते हो। वो कहते हैं मैं तुम्हारे साथ में भी ऐसा कर ही सकता हूँ, चुपचाप बैठ जाओ और चल अब तू बोल। वो बोलता है फुजिन मैं भी फू फैमिली का बेटा हूँ और एक दिन सारी प्रॉपर्टी और फू फैमिली तो मेरी हो जाएगी। वो कहती है अच्छा मैं भी उस दिन का वेट कर रहा हूँ, देखते हैं। और कहता है बॉडीगार्ड्स तीनों को धक्के मार के बाहर फेंको। तभी लिली कहती है फुजिन तुम जानते हो उनकी सारी बातें तुम्हारे स्टेप मॉम ने की, फिर तुमने उन्हें जाने क्यों दिया। वो कहता है वो अकेले सब तो नहीं कर सकती ना, उनके साथ कोई ना कोई जरूर मिला है, पहले हमें पता करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर त्यांग कहता है माँ मुझे तो फू ग्रुप के मैनेजर के पोस्ट से निकाल दिया गया है, अब हम क्या करें। माँ कहती हमें अपना बैकअप प्लान तो रखना ही पड़ेगा, वरना हम फू का मुकाबला कैसे करेंगे। तुम्हारे ग्रैंडपा के बेस्ट फ्रेंड मिस्टर मोशिन की पोती सुना है जीशी फुजिन को लाइक करती, हमें इस बात का फायदा उठाना होगा। फिर आगे सीन ग्रैंडपा के बर्थडे पार्टी का, जहाँ पर तो बेस्टी भी आई होती है और बातें करती तुम्हारा पति तुम्हें प्यार तो करता है ना। वो कहती हाँ बहुत ही ज्यादा, कि वहाँ पर वो तो जीशी को देखती है। कहती ये यहाँ पर क्या कर रही है। वो कहती मुझे पता है कि ये मुझ पर अब वाइन को गिराने वाली है और पास्ट की बातों को याद करती है। और जीशी सोचती है लिली आज तुम्हारी इज्जतों में बर्बाद ही कर दूंगी। और कहती मिस लिली लास्ट टाइम जो भी हुआ था उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, तो क्या हम चीयर्स करें पिछली बातों को भुला के। वो कहती अगर तुम्हें पछतावा होता तो फिर तुम मुझे मिस फू कहती, मिस लिली नहीं। नौटंकी करना बंद करो। वो कहती ऐसी बात नहीं है। लिली कहती ठीक है ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी है, मैं कोई तमाशा नहीं चाहती। और चीयर्स करती कि वो तो जानबूझकर वाइन उसके ऊपर गिरा देती है। कहती आई एम सॉरी मिस लिली। बेस्टी कहती कमाल है इस जमाने में भी तुम ओल्ड ड्रामा के ट्रिक्स को यूज करी हुआ। वो बोलती भिखारी बीच में नहीं बोलते। सुनती लिली तो उसे लगा देती है। कहती हिम्मत कैसे हुई मेरी बेस्टी से ऐसे बातें करने की। तभी वहाँ पर फुजिन आता है, कहता है क्या हुआ। वो डरती कहती फुजिन तुम कैसे, तुम तो ग्रैंडपा से बातें कर रहे थे ना। वो कहता है हाँ तो।
बोलते मुझसे गलती से उसके ऊपर वाइन गिर गई। वो तो गुस्से में उसके ऊपर वाइन को फेंक देता है। हिसाब किताब बराबर। बेस्टी कहती लिली तेरा पति तो बहुत ही हैंडसम है, बिल्कुल नॉवेल के बॉस की तरह, वो तो हैप्पी होती है। जिसे कहते फुजिन मैं तुमसे प्यार करती, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वो कहता मैं तुम्हें लास्ट टाइम बता देता हूँ, मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ, तो फिर तुम ऐसी बातें करना बंद करो। कहते लिली कपड़े चेंज करने चलो। वो कहते मैं खुद ही चेंज कर सकती हूँ। बेस्टी कहती कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ आपकी वाइफ के साथ, मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी। वो कहता है ठीक है पर जल्दी आना, और दोनों चले जाते हैं। जीशी याद करती है मैन कहता है मैंने इस वाइन में लव मेडिसिन को मिला दिया, बस इसे कपड़े पर फेंक देना, फिर इसकी स्मेल से तो वो आदमी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। कहते अब तुम्हारे किसी और मैन के सोने के बाद देखती हूँ कि फुजिन तुम्हें कैसे पसंद करता है। और वहाँ से जाती कि वो तो त्यांग से टकरा जाती। वो कहता है मिस जीशी ठीक तो हो ना, कि तभी वो याद करती कि उसने तो त्यांग के साथ में कुछ दिन पहले ही नाइट स्पेंड की थी नशे की हालत में। और वो उसे बातें सुनाती कि वो कहता है झूठ मत कहो, तुम खुद मेरे पास आई थी, मेरे पास तुम्हारी रिकॉर्डिंग है। वो कहती मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ, रिकॉर्डिंग किसी को दिखाना मत वरना तुम्हें मार डालूंगी। वापस कहते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है मेरे ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी है। वो कहता है क्या तुम फू फैमिली के बेटे हो। अच्छा इनलीगल बेटे ना। वो कहता है मुझे नहीं पता कि मेरी इतनी तारीफें घर के बाहर कौन कर रहा है। वो कहते मुझे रिकॉर्डिंग वापस करो। वो कहता है आधे घंटे बाद तुम मुझे ऊपर के रूम में मिलो, मैं तुम्हें ओरिजिनल रिकॉर्डिंग दे दूंगा। वो कहते भूल जाओ। वो कहता है नखरे दिखाना बंद भी करो, हम तो पहले भी साथ में सो चुके हैं ना। वो कहते ठीक है मैं आती हूँ पर मुझे वीडियो चाहिए, और चली जाती है। तभी वहाँ पर स्टेप मामा आती और कहती जीशी आज रात की बात तो तुम्हारी हो जाएगी ना। वो कहता हाँ माँ प्लान मेरा सक्सेस हुआ। और यहाँ पर ग्रैंडपा तो कंपनी के 20% के शेयर्स लिली के नाम करते हैं। डैड तो काफी भड़क जाते हैं, कहते ऐसा कैसे हो सकता है, लिली कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर कैसे बन सकती है। ग्रैंडपा कहते हैं मैं अभी तक मरा नहीं हूँ और फैसला मेरा होगा, कंपनी मेरी है। डैड तो यहाँ पर बहस करते हैं कि दादाजी कहते हैं लिली फू फैमिली की बहू है, फुजिन की बीवी, और वो जो चाहे वो कर सकती है। तभी लिली कहती ग्रैंडपा पर शेयर्स तो काफी एक्सपेंसिव है ना। फुजिन कहते हैं वाइफ ही ग्रैंडपा इतने प्यार से दे रहे तो फिर तुम इसे रख ही लो, और वैसे भी पूरी फू फैमिली तो तुम्हारी है ना, और मैं भी, तो इसमें तुम इतना सोच क्यों रही हो। कि जीशी कहती है ये सारी प्रॉपर्टी और फुजिन मेरा होता, इसने मुझसे फुजिन को छीन लिया, देखो मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। लिली कहती ग्रैंडपा थैंक यू, पार्टी को सेलिब्रेट करते हैं। कि तभी यहाँ पर तो जीशी वायलिन बजाने की बात करती और एक अच्छा सा सॉन्ग तो प्ले करती और कहती मिस लिली तुमने तो कहा था ना कि तुम काफी अच्छा वायलिन प्ले करती हो, तो अपनी कलाकारी यहाँ पर दिखा क्यों नहीं देती। अरे मैं तो भूल गई, तुम्हें लगता है कि वायलिन पकड़ना भी नहीं आता, सब तो बातें बनाते हैं। मिस्टर फुजिन की वाइफ को कुछ आता भी है कि नहीं, कि वो कहते ठीक है मैं प्ले करती हूँ, और यहाँ पर वो तो काफी अच्छा सा सॉन्ग प्ले करती है। जीशी भी यहाँ पर तो कंपटीशन करती है, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन तो लिली जीत जाती है और जीशी तो बजाते वायलिन के स्ट्रिंग्स को ही तोड़ देती। सब यहाँ पर तो जीशी का मजाक उड़ाते हैं और सब लिली की तारीफें करते कि ये तो मिस्टर फुजिन की वाइफ बनने के लायक है। वो कहती थैंक यू सो मच। तभी लिली कहती फुजिन मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं आराम करना चाहती हूँ। वो बोलता ठीक है तुम ऊपर जाके सो जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। उसे जाता देख जीशी सोचती है कि मेडिसिन का असर लगता है स्टार्ट हो चुका है, अब मजा आएगा। और यहाँ रूम में त्यांग तो जीशी का वेट कर रहा होता है और लिली को देखकर तो काफी हैरान हो जाता है। वो कहती क्या बात है, याद करती है जहाँ पर उसने तो अपने ड्रेस को जला दिया था। कहती मैंने बहुत सालों से प्रैक्टिस की और मैं इस मेडिसिन के असर को जानती हूँ, स्मेल से हम सेंसिटिव बन जाते हैं, और जीशी ने इसमें ड्रेस पर भी गिरा दिया था। ये सारी बातें जानकर वो तो काफी गुस्सा आता है, कहता है अब मैं इन सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कि वो कहती रुको मेरे पास एक प्लान है। वापस से त्यांग बोलता है तुम क्या कर रही हो। वो कहती तुम्हें अभी पता चल जाएगा, और रूम में तो उसने लव मेडिसिन की कैंडल को लगा रखा होता है। कहती तुम और जीशी तो परफेक्ट मैच हो, उसे भी यहाँ पर लेकर आओ। और कुछ टाइम बाद रूम में तो डैड और स्टेप मॉम आती और जीशी और त्यांग को साथ में देखकर वो तो काफी हैरान हो जाते हैं। माँ तो काफी हैप्पी होती है। डैड कहते तुम यहाँ पर ही क्या कर रहे हो, उठो जल्दी। वो कहता है मैंने कुछ नहीं किया। वो कहते लड़की कौन है। वो कहते क्या जीशी। जीशी इल्जाम लगाती है कि त्यांग ने तो उसे फंसाया। कि तभी वहाँ पर तो फुजिन आता है, कहता है क्या तुम दोनों पार्टी खत्म होने का भी वेट नहीं कर सकते थे। डैड बोलते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता नीचे मीडिया वाले मेरी फैमिली का तमाशा बना रहे हैं। कि तभी वो तो फुजिन को पकड़ती, कहते तुम्हारे भाई ने मुझे फंसाया। कि वो गुस्से में कहता है तुम अपने हाथ को हटाओ।
वरना मैं इसे खत्म कर दूंगा। वो तो डर जाती है। कहता है ग्रैंडपा के पास इन सबको ले चलो। ग्रैंडपा मोशन कहते हैं जीशी क्या बात है, मुझे सारी बातें सच बताना। वो कहती है मुझे तियांग ने फंसाया था। तियांग कहता झूठे, ये खुद मुझसे मिलने आई थी। दोनों यहाँ पर एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। तभी फुजिन कहता है इन सब की बकवास बातें सुनने से अच्छा हम सब क्यों नहीं यहाँ के कैमरेस को चेक कर लेते। और तभी यहाँ पर सेक्रेटरी कहता है मैम काम तो हो चुका है, और वो सीसीटीवी फुटेज को लेकर जाती है। जीशी कहती है मेरा सच किसी को पता नहीं चल सकता। और कहती कैमरे देखने की क्या जरूरत है कि वहाँ पर लिली कहती मेरे पास तो फुटेज है, और तियांग और लिली के बात करने वाली फुटेज को दिखाती है। ग्रैंडपा तो काफी गुस्सा हो जाती, तो गुस्से में तियांग के सिर पर मारती, कहती इसने मुझे फंसाया था। माँ चिल्लाती एम्बुलेंस को बुलाओ कि वो कहते हैं बस बहुत हुआ। और ग्रैंडपा फू तो फैमिली की इज्जत को बचाने के लिए तियांग और जीशी की शादी की बात करते हैं। वो कहती कभी नहीं, मैं फुजिन से शादी करना चाहती हूँ। इस निकम्मे तियांग से नहीं। माँ तो गुस्सा हो जाती है। ग्रैंडपा कहते बकवास बातें करना बंद करो। वो कहती मैंने बस फुजिन से प्यार किया है। लिली कहती क्या बेशर्मी है ना, मेरे सामने मेरे पति से प्यार करने की तुम बातें कर रही हो, शर्म नहीं है। तभी वो तो लिली की इंसल्ट करती है। फुजिन कहता गुस्से में मिस्टर मोशिन अगर आपको अपनी पोती को संभालना नहीं आता तो फिर मुझे बता दो, मैं इसे सबक सिखा सकता हूँ और तमीज भी। फिर तभी वो कहती फुजिन मैं तुमसे प्यार करती, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि। तभी लिली तो गुस्सा हो जाती और यहाँ पर वो तो उसे लगा ही देती है। जीशी कहते फुजिन तुम्हें धक्के मार के घर से निकाल ही देगा कि वो तो फिर से लगा देती है। ग्रैंडपा मो कहते हैं फुजिन अपनी बीवी को संभालो। वो कहता है मेरे बस की बात नहीं है, आई एम सॉरी। लिली सारी बातें बताती है कि तुम्हारी पोती ने मुझे फंसाने की कोशिश की थी, मेरे कपड़े पर इसने लो मेडिसिन गिराया था, और प्रूफ के तौर पर उस गुंडे को लेकर आती है। वो कहते हैं मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ, जीशी की जान को छोड़ दो, इसके बदले में कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। वो कहते हैं मेरी 3 शर्तें हैं, पहले कि ये मुझसे माफी मांगे और खुद को पहले चाटे मारे। वो तो मना करती है। ग्रैंडपा मोशिन तो काफी गुस्सा हो जाते हैं और यहाँ पर जीशी तो खुद को पनिश करती और कहती मेरी दूसरी शर्त कि मुझे तुम्हारी फैमिली के 10% के शेयर्स चाहिए। वो तो काफी हैरान हो जाते और वो सोचती पिछले लाइफ में इन सब ने फुजिन की प्रॉपर्टी को छीना था, मार्केट में फुजिन की प्राइस को लो किया था, इस लाइफ में इन्हें तो पे करना होगा ना। ग्रैंडपा तो पहले माने से मना करते हो, कहते ठीक है तो फिर जीशी को ले जाकर रूम में लॉक कर दो। वो तो यहाँ पर शर्तें मान जाते। वो कहते और मेरी तीसरी शर्त कि आज के बाद जीशी मेरे सामने नहीं आनी चाहिए। ग्रैंडपा कहते ठीक है और जीशु को लेकर जाते हैं। ग्रैंडपा फू कहते डॉक्टर की अरेंजमेंट करो। वो कहते रहने दो, मैं अपनी पोती की केयर कर सकता हूँ, तुम पहले खुद को संभालो। फुजिन कहते सेक्रेटरी ग्रैंडपा को आराम करने के लिए रूम में लेकर जाओ। वो तो चले जाते हैं। फिर रूम में लिली कहती मैं तो इतने बड़े ग्रुप के शेयर्स को नहीं संभाल पाऊंगी, फू ग्रुप मेरे बस की बात तो नहीं है। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं सारी बातों को संभाल लूंगा। लेकिन उससे पहले और यहाँ पर वो तो उसे किस करता है। दोनों यहाँ पर तो नाइट स्पेंड करते हैं। फिर अगली सुबह ऑफिस में कहती आज से तो मैं तुम्हारे साथ में काम करने वाली और मैं तुम्हारी पर्सनल डॉक्टर भी तो हूँ ना, तो मेरी सारी बातें माननी पड़ेगी। वह कहता है ओके वाइफी। यहाँ पर किस करने जाती कि तभी तो सेक्रेटरी आ जाता है कि वह कहता है गेट आउट और कहता है ठीक है अंदर आ जाओ। आपने जैसा कहा था मैंने त्यांग की माँ की छानबीन कर ली और मुझे सच पता चल चुका है। वो कहते अब मुझे अपना प्लान तो स्टार्ट करना पड़ेगा और जाते जीशी से मिलने अस्पताल में। कहते मैं फू फैमिली की हेड हूँ, इस नाते में तुम्हारे लिए ब्राइड प्राइस लेकर आई हूँ। वो बोलती तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे बात करने की। लिली कहती अच्छा लगता है कि तुम अपने औकात भूल चुके हो, याद दिलाओ। वो तो डर जाती है। वो तो उसे धक्का मारती है और कहती तुम्हारी और त्यांग की सगाई होने वाली, उसकी तैयारियां तो मैं कर रही हूँ, तुम बस यहाँ पर आराम करो, एक सरप्राइज तुम्हें मिलने वाला है। फिर आगे फुजिन कहता है इस वीडियो का तुम क्या करोगी। वो कहती सगाई में कुछ तो धमाका होना चाहिए ना, बहुत ही मजा आने वाला है। वो बोलता है क्या तुम श्योर हो कि तुम ये सब करना चाहती हो। वो कहती है क्या बात है। वो कहता है मुझे बस डर है कि जीशी सारी बातें होने के बाद तुम्हें कहीं हर्ट ना करे। वो कहते तुम मेरे साथ तो हो ना, वो मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। और यहाँ पर उसे तो किस करती है। वो कहता पर इतने से मेरा क्या होगा। और यहाँ पर किस करने जाता है कि सेक्रेटरी कहता है बॉस प्लीज मैं गाड़ी नहीं चला पा रहा। फिर आगे यहाँ पर सर्वेंट तो किसी के ऑर्डर देने पर ग्रैंडपा फू के मेडिसिन में कोई पॉइजन मिला देती है और कॉल पे कहती है काम आपका हो गया। फिर सेक्रेटरी कहता है आपके बोलने के हिसाब से मैंने मिस्टर फुजिन की डैड की डिटेल्स को निकाल दिया और फोटो में डैड तो किसी और वुमेन के साथ होते हैं। फिर आगे फोटो तो ग्रैंडपा के हाथ लग जाते हैं। वो गुस्से में फेंकते हैं और कहते बताओ ये सब क्या है। स्टेप मॉम कहते तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो। डैड कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो। ऐसा नहीं है, तुम मेरे बेटे की माँ बनने वाली थी इसलिए मैंने तुमसे शादी की।
और मेरा तुमसे तो मन भर चुका है। ये सब फूजिन तो काफी इंजॉय कर रहा होता है कि वो कहती, ससुर जी आपको फैसला करना पड़ेगा मेरे लिए। ग्रैंडपा चिल्लाते, तुमने अपनी मर्जी से शादी की थी ना, फिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। डैड कहते, पापा मैं उस लड़की से सच्चा प्यार करता हूँ। वो तो गुस्सा होते हैं और उसे लगा ही देते हैं कि उन्हें तो यहाँ पर चक्कर आते। लिली कहती, ग्रैंडपा शांत हो जाओ। वो चिल्लाते, 20 साल पहले तुमने यही कहा था फूजिन की माँ के सामने कि तुम इस औरत से प्यार करते हो और तुम अब फिर से वही कर रहे हो। आखिर मेरा बेटा इतना बड़ा धोखेबाज कैसे हो सकता है। लिली कहती, ग्रैंडपा प्लीज आप शांत हो जाओ। ग्रैंडपा कहते, चाहे जो हो जाए मैं अपनी गलती को फिर से नहीं दोहराऊंगा। आज के बाद तुम उस लड़की से नहीं मिलोगे और मैं तुम्हें घर से निकालता हूँ। स्टेप मॉम तो यहाँ पर हैप्पी हो जाती है कि तभी लिली याद करती, उसे पता चलता कि स्टेप मॉम का भी किसी के साथ में चक्कर चल रहा है। फिर आधी रात को स्टेप मॉम को तो वो अपने लवर के साथ में देख लेती है। कहता है, क्या तुम अभी भी उससे प्यार करते हो। कहती, नहीं तो मैं बस प्रॉपर्टी के लिए उसके साथ में हूँ और उसके मरने के बाद प्रॉपर्टी जल्दी हमारी हो जाएगी। और वो सारी बातों को रिकॉर्ड करती है। कहती, अब तो मजा आने वाला है। फिर सेक्रेटरी से डीएनए करवाने की बात करती है, लेकिन यहाँ पर ग्रैंडपा की तबीयत तो अचानक से खराब हो जाती है। वो कहती, इन्हें किसी ने स्पेशल टाइप का पॉइजन दिया है। मैंने तब इस पॉइजन का इलाज कर दिया, पर स्पेशल टाइप का पॉइजन है, उसके लिए हमें जिस पर्सन ने इन्हें पॉइजन दिया है उसे खोजना पड़ेगा। उसके पास ही इसका एंटीडोज होगा। लेकिन ये सब किया किसने। वो कहता है, मैं उसे खोज ही लूंगा। और यहाँ पर त्यांग तो काफी डर जाता है। कहता है, माँ फूजिन पॉइजन देने वालों को खोज रहा है। अगर उसे पता चला कि ये सब हमने किया है तो वो कहती, तुम पहले उस गुंडे को मार डालो जिसने हमें पॉइजन लाकर दिया था। अगर फूजिन को पता चला ना तो फिर वो तो हमें जान से मार डालेगा। वो कहता है, ठीक है। फिर आगे वो तो जाकर ग्रैंडपा मोशीन से मिलती है। कहते, तुम्हारे कहने पर ही तो मैंने फू फैमिली में शादी की थी। हम दोनों ने मिलकर फूजिन के डैड को फंसाया था। अब तुम्हें तो मेरा साथ देना ही पड़ेगा। आपने तो हमेशा फू फैमिली से आगे जाने की और पावरफुल बनने की कोशिश की थी, पर हमेशा नाकाम रहे हैं। इसलिए फू का अच्छा फ्रेंड बनने का नाटक किया, लेकिन असल में आप तो उन सबको बर्बाद करना चाहते हो ना। वो कहता है, हाँ पर तुम क्या चाहते हो। कहती, मैं चाहती हूँ कि तुम फूजिन को मार डालो। फिर आगे देखते हैं जहाँ पर तो तियांग और जिशी की सगाई होती है। वो तो काफी जेलस होती है और लिली को माने जाती कि तियांग तो उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें केक खाना है ना, मैं कट कर देता हूँ। वो गुस्से में कहती, मुझे कुछ नहीं खाना। कि वो तो उसे पकड़ता है और कान में कहता है, यहाँ पर कोई कारनामा मत करना, समझे। फूजिन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो चिल्लाती, दूर हटो। कि तभी रूम में तो उसका वीडियो प्ले हो जाता है, जहाँ पर वो तो किसी मैन के साथ मिडनाइट स्पेंड कर रही होती। वो तो काफी डर जाती है, चिल्लाती, कहती, इसे बंद करो, सारी बातें झूठ है। मेहमान तो बातें बनाते हैं कि इसने जानबूझकर तियांग को फंसाया। ये तो पहले से किसी मैन के साथ में फंसी हुई है। वो कहती, किसी ने मुझे फंसाया है। तभी स्टेप मॉम कहती, कोई मेरी बहू को फंसाना चाहता है, मैं इस बात की तहकीकात करूंगी कि सच क्या है। और यहाँ पर त्यांग को इशारा करती। वो तो गुस्सा होता है और कहता, मुझे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा है, जिसने भी किया मैं तो उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। तब लिली कहती, हबी हमारा सेकेंड गिफ्ट रेडी है ना, वो कब आने वाला है। वो कहता है, आ ही चुका है। कि तभी सर्वेंट तो डॉक्यूमेंट्स को दिखाती है और डैड को पता चलता है कि तियांग तो उनका बायोलॉजिकल बेटा नहीं है। वो तो एक लगा देते हैं तियांग की और साथ में माँ के भी। चिल्लाते, तुमने मुझे फंसाया। माँ कहती, ऐसा नहीं हो सकता, ये सारी बातें झूठ है। वो कहते, झूठ बोलना बंद करो, डीएनए रिपोर्ट में क्या लिखा है। और यहाँ पर उनकी तो काफी कुटाई कर देते हैं। तियांग तो काफी शॉक हो जाता है और कोने में जाकर याद करता है जहाँ पर उसकी माँ ने कहा था कि अब से तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करना है, तुम तो फू फैमिली के हेड बनने वाले हो ना। और कहता है, क्या मैं एक लो क्लास बटलर का बेटा हूँ। ग्रैंडपा मोशीन आते हैं और कहते हैं, मैं सबसे माफी मांगता हूँ, पार्टी हाथ पर खत्म होती है। और कहते, फूजिन तुम अब इस बारे में क्या करना चाहोगे, इस सगाई का। तभी लिली कहते, वेट आप कहना क्या चाहते हो। आप पूछ रहे हो आपकी प्यारी पोती जीशी के वीडियो के बारे में या फिर त्यांग इस फैमिली का बेटा नहीं है उसके बारे में। तभी जीशी कहती, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो, कि वो तो उसके लगा देती। कहते, तुम बीच में नहीं बोलो। और यहाँ पर त्यांग तो गम में डूबा होता है। लिली कहती है, त्यांग तो फू फैमिली का बेटा नहीं है, तो फिर ये शादी कैसे हो सकती है। ग्रैंडपा मोशन कहते, तुम्हारा मतलब। फूजिन कहता, मेरी बीवी ने जो कहा वही होगा। तुम्हारी पोती ने कितने कारनामे किए हैं सबको तो पता है ना, तो फिर शादी करने के बाद तुम कैसे कर सकते हो। वो तो गुस्सा होते, कहते, तमीज से बात करो, मेरी पोती ऐसा नहीं कर सकती। लिली कहती, अच्छा आपकी पोती ने त्यांग के बेड पर जाकर फू फैमिली में आने की कोशिशें की, आपको नहीं पता। ग्रैंडपा आपको अपना दोस्त मानते इसलिए वो अब तक चुप है, पर आप उनकी चुप्पी का फायदा उठाना बंद करो। तो गुस्सा हो जाते और वहाँ से चले जाते हैं।
फिर आगे ग्रैंडपा तो फुजिन के डैड की अच्छी खासी धुलाई करते, कहते तुम कितने बड़े लूजर हो, उस औरत ने तुम्हें फंसाया और तुम फंस गए, तुमने दूसरे को अपना बेटा माना, तुम इतने नासमझ कैसे हो सकते हो। लिली उन्हें शांत करवाती है, चिल्लाते मैं इस नालायक बेटे का क्या करूं, इसकी बीवी ने मुझे पॉइजन देने की कोशिश की है। डैड चिल्लाते मैं उसे जाकर मार ही डालूंगा। ये फुजिन कहता है तुम वहाँ पर नहीं जा सकते। वो कहता है मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। वो कहता है मेरा ऑर्डर है। वो कहता है पापा देखो फुजिन मुझसे कैसी बातें कर रहा है कि ग्रैंडपा चिल्लाते मैंने कहा कि तुम्हें नजरों के सामने से अभी के अभी हट जाओ। और यहाँ पर तीनों तो प्लान बनाने की बातें करते हैं। फिर आगे जिशी तो लिली का पीछा करती उसे वेयर हाउस में लेकर जाती है सुनसान, जहाँ पर वो तो गुंडे को ऑर्डर देती लिली को जान से मारने के लिए कि यहाँ पर गुंडे तो हमला करने जाते हैं। और तभी वहाँ पर दूसरी तरफ तो सेक्रेटरी कहता है हमें ग्रैंडपा के पॉइजन का एंटीडोज तो आज मिल ही जाएगा। कि वो कॉल करता है, कहता है यंग लेडी के सिक्योरिटी को और भी बढ़ा दो, वो घर से बाहर ना जा पाए कि तभी उसकी कार की तो टक्कर हो जाती है। और यहाँ पर दिल्ली के बॉडीगार्ड्स तो जिशी के गुंडों की अच्छी खासी पिटाई कर देते हैं। वहाँ पर सेक्रेटरी भी होता है। लिली कहती कमा तुमने आधे पैसे खर्च किए और मैंने पूरे पैसे खर्च किए, ऑर्डर देती इसके हाथों को बांधो और अब मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरी कर देती। तुम्हें बहुत ही शौक था ना मुझे मारने का। वो कहते मेरे ग्रैंडपा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वो कहते तुम्हारे ग्रैंडपा खुद ही एक प्रॉब्लम में फंसे हैं। चलो मैं तुम्हारा नेकलेस ले लेती हूँ और फिर तुम्हारे ग्रैंडपा को इसे भेज दूंगी। जिशी तो यहाँ पर चिल्ला आती है। वो कहती अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हें बहुत ही शौक है ना मुझे मारने का, अब मैं तुम्हें मार डालती। ऑर्डर देती पूरी जगह पर आग लगा दो। और यहाँ पर जिशी के हाथ पैर तो बंधे होते हैं। बॉडीगार्ड्स तो आग लगा देते हैं। वो कहती ग्रैंडपा की ट्रीटमेंट का टाइम तो हो चुका है। और यहाँ पर कार की टक्कर के बाद तो मैन कहता है मुझे मेरी कार के पैसे चाहिए। वो कहता है तुम्हें कितने चाहिए। वो कहते हैं यहाँ पर नहीं, तुम मेरे साथ में चलो मैकेनिक की दुकान पर, फिर तुम वहाँ पर बिल पे करना। फुजिन कहता है ठीक है और वो साथ में जाती कि तभी वहाँ पर तो कुछ टाइम बाद धमाका हो जाता है। और यहाँ पर मिस्टर मोशिन तो काफी हैप्पी होते हैं, कहते फाइनली फुजिन तो मर चुका है। 20 साल मैंने इस दिन का इंतजार किया और फाइनली मेरी फैमिली इस कंट्री की सबसे पावरफुल फैमिली बन चुकी है। मैं नंबर 1 बन चुका हूँ। और यहाँ पर लिली तो ग्रैंडपा का इलाज करती, वो तो ठीक हो जाते कि वहाँ पर सेक्रेटरी आता है, कहता है मिस्टर फुजिन की कार का तो हादसा हो चुका है, वो जिंदा नहीं है। वो तो काफी शॉक हो जाती, कहती ऐसा नहीं हो सकता। ग्रैंडपा कहते शांत हो जाओ, सारी बातें फेंके, वो ठीक होगा। फिर आगे ग्रैंडपा तो सोने का नाटक करते हैं कि तभी वहाँ पर तो उन्हें कोई इंजेक्शन देने आता है। वो तो बटलर को पकड़ लेते हैं। बॉडीगार्ड्स तो उसकी पिटाई करते, फिर कहते बताओ तुम्हें किसने कहा था सब करने के लिए। यहाँ पर लिली तो काफी परेशान होती, कहती है फुजिन को कुछ नहीं हो सकता कि तभी वहाँ पर उसका कॉल आता है, कहता है मैं जिंदा हूँ डोंट वरी। वो कहती है मेरी जान में जान आई, पर तुम हो कहा। वो कहता है तुम्हारे सामने। वो कहती है तुम्हें पता है मैं कितनी डर गई थी। उससे गले लगाती है और देखते हैं फ्लैशबैक का सीन, जहाँ पर उसने तो बॉम्ब को पहले ही देख लिया था। और कहते हैं सब कितनी छोटे बच्चों की हरकतें करते हैं ना। सेक्रेटरी कहता है क्या करे। वो कहता है इसे उड़ा दो और न्यूज़ को फैला दो कि मैं मर चुका हूँ। वापस बोलता है मैंने प्रॉमिस किया था ना कि मुझे कुछ नहीं होगा, देखो मैंने उसे पूरा किया। और यहाँ पर ग्रैंडपा फू तो ग्रैंडपा मोशिन से मिलने जाते हैं, कहते हैं मुझे सारी बातें पता है। वो तो गुस्सा करते हैं, कहते हैं हाँ तो फिर तुम क्या कर लोगे, तुमने लाइफ टाइम अपने पोते को बचाया पर लास्ट में वो तो मरी गया ना। तुम स्मार्ट नहीं, स्मार्ट तो मैं हूँ और मैं तुमसे हमेशा आगे हूँ। तभी वहाँ पर सुजीना आता है, कहता है लेकिन मैं तो जिंदा हूँ, क्यों डिसअपॉइंट हुए ना। वो कहते ऐसा कैसे हो सकता है। फुजिन कहता है मुझे मारना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ग्रैंडपा कहते अब तुम सारी बातों को संभालो और आज के बाद मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, चले जाते हैं। तब लिली कहती है तो फिर ये नेकलेस आपकी प्यारी पोती जिशी का है ना। वो चिल्लाती तुमने मेरी पोती के साथ में क्या किया, तुमने उसे मार डाला कि और उसे मारना चाहते कि फुजिन तो उसे धक्का मारता है। लिली चिल्लाती तुम्हारी पोती खुद मुझे मारना चाहती थी तो फिर मैं क्या करती, तुमने उसे तमीज नहीं सिखाई, तुम्हारी गलती कि वो मरी मेरी नहीं। कि तभी सेक्रेटरी आ जाता है, कहता है मिस्टर फुजिन आपकी माँ को पॉइजन मिस्टर मोशिन के कहने पर बटलर ने दिया था। वो तो गुस्सा हो जाता है, उनका गला दबाता है, चिल्लाते तुमने मेरी माँ को मार डाला, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कि तभी लिली उसे रोकती, कहती बस करो। फुजिन सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है इसे दर्द होने का इंजेक्शन दो, इतना तड़पाना कि ये मरने के लिए भीख मांगे, फिर इसे पागल खाने भेज देना, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने तो नहीं दूंगा। और अपने बटलर को वो तो जेल भेज देते हैं। लिली कहती सारी बातें ठीक हो चुकी है, शांत हो जाओ।
और यहाँ पर स्टेप मॉम तो फुजिन को मारने की तैयारी करती की सारी बातें सुनकर डैड तो काफी गुस्सा हो जाते, उसका गला पकड़ते कहते तुमने मुझे धोखा दिया, तुम्हारे लिए मैंने अपनी बीवी को छोड़ा पर तुमने क्या किया कि तभी वहाँ पर तियांग आ जाता है। और डैड तो स्टेप मॉम को नाइफ मारते हुए देखकर वो तो काफी गुस्सा हो जाता है। वो कहते तियांग से तुम भी मेरे बेटे नहीं हो, तुम भी साथ में मारो कि वो तो फ्लावर पॉट को उठाता है और जोर से हमला कर देता है। वो तो बेहोश हो जाते हैं और तियांग वहाँ से भाग जाता है। फिर आगे अस्पताल में सेक्रेटरी कहता है आपने अपनी वाइफ पे काफी वार किए थे, वो शायद ही जिंदा बचेंगी और बचने के बाद वो कभी बोल नहीं सकती, पैरालाइज हो चुकी हैं। डैड को यहाँ पर तो काफी अफसोस होता है कि उन्होंने फुजिन की माँ को क्यों छोड़ा था। फुजिन कहता कमाल है ना, तुमने उस वुमेन के लिए सब कुछ छोड़ दिया था और अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है। वो कहता है फुजिन तुम मेरे बेटे हो ना, तुम मेरे पास हो और मैं तुम्हारी माँ से प्यार करता था। वो चिल्लाता है मेरी माँ का अपनी गंदी जबान से नाम मत लेना, ठीक है। कि लिली कहती शांत हो जाओ, तुम्हारे डैड तो पागल हो चुके हैं। तो फुजिन कहता है पता करो तियांग कहाँ है और उसे भी मार डालो। फिर आगे 9 महीने बाद जहाँ पर ग्रैंडपा कहते फुजिन चलना बंद भी करो, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। वो कहते मेरी बीवी कब से अंदर है, मैं क्या करूँ, मुझे टेंशन हो रही। कि तभी डॉक्टर आती कहती है मुबारक हो, आपकी वाइफ को तो ट्विंस हुए हैं। वो कहता है मैंने पूछा कि मेरी बीवी कैसी है, बच्चे नहीं। कि तभी वहाँ पर तो जिसी आ जाती है। कहता है वाइफी पेन हो रहा है। वो कहती हाँ पर मैं तुमसे कुछ चाहती हूँ, एक बड़ी सी शादी की पार्टी, मैंने तो वेडिंग ड्रेस भी नहीं पहना प्रेगनेंसी की वजह से। वो कहते हैं मैं प्रॉमिस करता हूँ और यहाँ पर सब तो काफी हैप्पी होते हैं। फिर आगे फाइनली दोनों की तो शादी होने वाली होती कि तभी वहाँ पर तो तियांग आ जाता है। लिली कहती क्या मैं ब्यूटीफुल लग रही हूँ। वो कहता हाँ बहुत ही ज्यादा, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई और यहाँ पर देखे। तभी तियांग कहता तुम्हारी वजह से मुझे तो दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। और यहाँ पर गुस्से में चाकू मारने चाहता है कि वो तो फुजिन को लग जाता है। वो तो हंसता है, कहता है अब तुम जिंदा नहीं बचने वाले, फाइनली मैंने इसे तो मार ही डाला। और यहाँ पर लिली तो काफी चिल्लाती है। फिर 1 महीने बाद वो कहती है तुम 1 महीने से कोमा में हो, तुम्हें कब होश आएगा, पता है तुम्हारे बिना मैं कितनी अकेली हूँ। कि यहाँ पर उसे तो होश आ जाता है। कहता है मैंने प्रॉमिस तो किया था ना कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, तो अपना प्रॉमिस मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। वो कहती सॉरी, मैंने हमेशा तुम्हें कितना परेशान किया है ना। वो कहता है ऐसी बातें करना बंद करो, सब कुछ तो ठीक हो चुका है ना। और यहाँ पर वो तो उसे गले लगाता है। फिर आगे सीन होटल का। कहती है दोनों बेबी तो ग्रैंडपा के पास है पर मुझे उनकी काफी फिक्र हो रही है। वो कहता है मैं 1 महीने से तुमसे दूर था, तुम्हें तो मेरी फिक्र होनी चाहिए। वो कहती कमाल है, तुम अपने बच्चों से जेलस हो। वो कहता हाँ तो मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। वो कहती तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। वो बोलते हनी तुम पहले मेरी बीवी हो और बाद में मेरे बच्चे आते हैं, और मैं तुम्हें किसी से भी शेयर करना नहीं चाहता, उनसे भी नहीं। और यहाँ पर वो तो से किस करता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। सो मिलते अगले प्यार की कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।